नमस्कार, लर्निंग मंत्रा के ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। संसद के दूसरे वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा के बारे में। आपने देखा था पिछले वीडियो में कि संसद जो होता है वो 3 निकायों से मिलकर बना होता है, जिसमें से एक होता है लोकसभा, दूसरा होता है राज्यसभा और तीसरा होता है राष्ट्रपति। हालांकि राष्ट्रपति किसी सदन का निर्माण तो नहीं करता है, लेकिन संसद का काम चूँकि विधि का निर्माण करना है और कोई भी विधेयक अधिनियम तभी बनता है जब राष्ट्रपति का उस पर हस्ताक्षर होता है, तो इसलिए राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग बन जाता है। तो इसमें हम लोग बात करते हैं सबसे पहले लोकसभा की। तो लोकसभा में आप जानते हैं लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने इस बात की चर्चा किया था कि जो लोकसभा होता है वो हमारे संसद का ये सबसे निचला सदन होता है। यानी कि लोकसभा को हम लोग कौन से सदन के रूप में गिनते हैं, तो इसको हम लोग गिनते हैं निचला सदन होता है। निचला सदन होने के साथ साथ में इसको हम लोग लोकप्रिय सदन भी कहते हैं, या इसी को लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, या इसी को लोकप्रिय सदन, या इसी को एक नाम और देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जनता का सदन। तो इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है, लोकप्रिय सदन, जनता का सदन, निचला सदन, या फिर इसी को प्रथम सदन भी कहा जाता है। तो इसके अलग अलग नाम हो जाते हैं, प्रथम सदन भी इसको कहा जाता है। अब इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसकी अगर हम लोग चर्चा करें तो कौन कौन सी बातें यहाँ पर महत्वपूर्ण होती हैं, खास करके इस बार के एग्ज़ाम के लिए जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा वो आपसे पूछा जा सकता है कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है वर्तमान में। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा जब भी आपसे लोकसभा में सदस्यों की संख्या पूछी जाती है। सदस्यों की संख्या जब भी आपसे पूछी जाए तो यहाँ पर आपको 2 प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। एक तो होता है कि अधिकतम कितनी हो सकती है, और दूसरा होता है कि वर्तमान में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है। तो हम लोग यहाँ पर दोनों चीज़ों को देखें अगर, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है। अधिकतम संख्या कितनी होगी, एक पॉइंट ये देखेंगे। और जो दूसरा पॉइंट होता है वो पूछा जाता है कि वर्तमान संख्या कितनी है। 2 टाइप के सवाल आपसे पूछे जाते हैं, वर्तमान संख्या। अब अगर आपसे पूछा जाए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, तो अभी तक कितना होता था, 552 हुआ करता था, लेकिन अब इसमें संशोधन किया गया और अब यह संख्या जो होती है वो हो जाती है 550। 2 सदस्य यहाँ से हट गए हैं, वजह हम आपको आगे बतलाते हैं। जो ये अधिकतम 552 या अब कह लें कि 550 सदस्यों की संख्या आएगी, उसको भी 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है, 2 स्थानों से। एक हो जाता है राज्यों से लिए जाते हैं, और दूसरे लिए जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों से। तो केंद्र शासित प्रदेशों से कितने लिए जाएंगे, और राज्यों से, तो राज्यों से जो लिया जाएगा वो 530 सदस्य होंगे, और केंद्र शासित प्रदेशों से कुल 20 सदस्य आएंगे। तो इस तरह से कुल कितना हो जाएगा, तो 550 सदस्य हो जाएंगे। 550 सदस्य आपको लोकसभा में अधिकतम लिए जा सकते हैं। इसके पहले अभी तक व्यवस्था क्या थी कि 2 सदस्यों को राष्ट्रपति जो है वो 2 सदस्यों को नॉमिनेट करता था। 2 सदस्यों का
मनोनयन करता था और ये मनोनयन जो होते थे वो होते थे आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य। आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य हुआ करते थे, जिसे अब वर्तमान में, यानी कि अगर हम लोग बात करें संसद में संशोधन की, तो उसमें है 104वां संविधान संशोधन। 104वां संशोधन है, 104वां संविधान संशोधन 2019 में यह आया था, संशोधन विधेयक था। और ये 25 जनवरी 2020 से इसे समाप्त कर दिया गया। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में राष्ट्रपति लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है, तो आंसर आपका हो जाएगा कोई भी सदस्य को नॉमिनेट नहीं करता है। या ये सवाल पूछा जाए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों के मनोनयन की व्यवस्था संविधान संशोधन के किस क्रम के संशोधन से समाप्त किया गया, तो हो जाएगा 104वें संविधान संशोधन के जरिए 25 जनवरी 2020 से इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि जब संविधान बन रहा था तो ये बताया गया था कि तब तक इनको नॉमिनेट किया जाएगा जब तक कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व न मिले। और इसके अलावा अगर राज्यसभा की बात करेंगे तो राष्ट्रपति वहां पर कुल 12 सदस्यों को नॉमिनेट तब भी करता था और आज भी करता है, जो कि साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्रों में विशेष योग्यता धारण करने वाले सदस्यों को नॉमिनेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर लिए कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, तो 530 सदस्य आएंगे राज्यों से, 20 सदस्य आएंगे केंद्र शासित प्रदेशों से। अब वर्तमान की अगर बात करेंगे तो वर्तमान में कुल सदस्यों की संख्या है 543। वर्तमान सदस्य संख्या कितनी है? 543। और इस 543 में से अगर स्टेट की बात करते हैं कि राज्यों से कितने सदस्य आए हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका 524 सदस्य। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेंगे तो यहाँ से आते हैं कुल 19 सदस्य। तो इस तरीके से जो सदस्यों की संख्या को लेकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है वो दो तरीके का होगा, एक अधिकतम पूछा जाएगा और दूसरा वर्तमान सदस्य संख्या कितनी होगी। तो मुझे लगता है कि ये वाली चीज़ें अब आपको क्लियर हो गई होंगी कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है। और अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो लोकसभा की जो प्रथम बैठक हुई थी वो 13 मई 1952 को हुई थी। प्रथम बैठक कब हुई है, तो 13 मई 1952 में हुआ था। 13 मई 1952 में हुआ था। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि लोकसभा की अवधि कितनी होती है, यानी कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। यहाँ से भी आपसे सवाल अच्छे पूछे जाते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है, क्या इसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है या नहीं बढ़ाया जा सकता है, और यदि बढ़ाया जा सकता है तो कितने दिनों में, कितने समय के लिए और किन परिस्थितियों में बढ़ाया जा सकता है, ये सवाल भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा कार्य अवधि के रूप में आपसे राज्यसभा का भी पूछा जाता है, तो उसकी चर्चा हम लोग राज्यसभा वाले में करेंगे। यहाँ पर बात करते हैं लोकसभा की अवधि। लोकसभा की अवधि कितनी होती है या लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो लोकसभा के कार्यकाल की अगर बात करेंगे तो सामान्यतः क्या होता है, ये 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष के लिए इसका गठन होता है। और दूसरी चीज़ होता है
कि किस तारीख से ये 5 वर्ष किस तारीख से गिना जाएगा, किस तारीख से गिना जाएगा, ये सवाल पूछा जाता है कि लोकसभा की अवधि 5 वर्ष किस तारीख से होगी। तो आंसर आपका हो जाएगा पहली बैठक से। क्या आंसर होगा? प्रथम बैठक से। तो लोकसभा की अवधि 5 वर्ष होगी और 5 वर्ष जो होगा वो प्रथम बैठक से काउंट किया जाएगा। इसके बाद यह स्वयं विघटित हो जाती है। इसके बाद स्वयं विघटित हो जाती है लोकसभा। अब अगर इस 5 वर्ष की अवधि से पहले भी इसे विघटित करना हो तो कौन विघटित कर सकता है? तो इसके पूर्व कौन विघटित करेगा? राष्ट्रपति विघटित कर सकता है। राष्ट्रपति इस 5 वर्ष की अवधि से पहले भी विघटित कर सकता है। दूसरा सवाल आता है कि जो राष्ट्रपति लोकसभा को इस 5 वर्ष की अवधि से पहले विघटित करता है, क्या उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या नहीं? तो चुनौती नहीं दी जा सकती है। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसके बाद अगर बात करें कि इसकी अवधि को क्या 5 वर्ष से ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है या नहीं, तो इसकी अवधि को आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है। आपातकाल में इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। और ये जो बढ़ाया जाएगा वो कितना बढ़ाया जाएगा, कितने समय के लिए? तो 1 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एक बार में 1 वर्ष के लिए इसकी अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन जैसे ही आपातकाल समाप्त होगा उसके 6 महीने के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य होगा। तो एक पॉइंट यहाँ पर और लिखेंगे, आपातकाल की समाप्ति आपातकाल की समाप्ति के बाद 6 माह के भीतर 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अनिवार्य हो जाता है। यानी कि आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा इसका विस्तार नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि लोकसभा की अवधि सामान्य तौर पर अपनी पहली बैठक से 5 वर्ष तक के लिए होती है। इसके बाद यह स्वयं विघटित हो जाती है। लेकिन अगर इसके पूर्व राष्ट्रपति चाहे तो भी इसको विघटित कर सकता है। न्यायालय में इसको चुनौती नहीं दी जा सकती है। लेकिन 5 वर्ष से ज़्यादा अगर बढ़ाना हो, आपातकाल लगा हो, चुनाव न होने की कंडीशन में हो, तो इसको एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन आपातकाल समाप्त होने के बाद 6 महीने से ज़्यादा इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। अब बात करते हैं कि लोकसभा में कौन कौन इसके पदाधिकारी होते हैं। और लोकसभा में पदाधिकारियों की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है लोकसभा का अध्यक्ष। तो ये एक पहला सवाल होता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कैसे चुना जाता है। और दूसरा कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है
उसको शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष या इसी को कहा जाता है स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष या इसी को कहा जाता है स्पीकर। अब लोकसभा के अध्यक्ष का जो चयन होता है वो प्रथम बैठक में होता है। लोकसभा का जैसे इलेक्शन हुआ, आम चुनाव हुआ, तो आम चुनाव के बाद जो पहली बैठक होती है, प्रथम बैठक में ही लोकसभा के अध्यक्ष का चयन किया जाता है। तो प्रथम बैठक में उपस्थित सदस्यों में से इसका चयन किया जाता है। और चयन किस तारीख को किया जाएगा? तो चयन की तारीख जो होगी यह राष्ट्रपति डिसाइड करता है। राष्ट्रपति डिसाइड करता है। अब दूसरा सवाल आता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है इसके लिए पदावधि कितनी होती है? क्या जब तक लोकसभा रहेगी तभी तक रहेगा या उसके पहले भी इसका पद समाप्त हो सकता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की पदावधि कितनी होती है? पदावधि इसकी कितनी होती है? तो लोकसभा के अध्यक्ष की जो पदावधि होती है वो जब तक लोकसभा रहता है, जब तक लोकसभा रहती है तब तक इसका अध्यक्ष अपने पद पर बना रहता है। तो सामान्य तौर पर जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसकी भी पदावधि करीब करीब 5 वर्ष के लिए ही होती है। लेकिन यहाँ पर जो वर्ड यूज किया गया है, जब तक लोकसभा तब तक अपने पद पर ये बना रहता है। लेकिन इसके पहले भी क्या होता है कि इसका पद समाप्त हो सकता है। कैसे हो सकता है? इसके पूर्व भी पद समाप्त हो सकता है। तो इसके पूर्व कैसे पद समाप्त होगा? तो इसके लिए जो पहली कंडीशन है कि वह सदन का सदस्य न रहे। पहली कंडीशन क्या रहेगी? सदन का सदस्य न रहे। कहने का मतलब है कि जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो अनिवार्य रूप में, भारत की बात कर रहे हैं तो लोकसभा का स्पीकर अनिवार्य रूप में उस सदन का सदस्य होना चाहिए। लेकिन अगर इसके अलावा बात करें कि ब्रिटेन में इस तरह की क्या व्यवस्था है, तो ब्रिटेन में जो होता है, ब्रिटेन में जो निचले सदन का अध्यक्ष होगा, निचले सदन का अध्यक्ष उसके लिए आवश्यक क्या है कि सदस्य न हो, सदस्य न हो। लेकिन अगर सदस्य है और उसको अध्यक्ष भी चुन लिया जाता है तो उसको सदस्यता त्यागनी पड़ती है। यदि हो तो क्या होगा? तो सदस्यता त्यागनी होगी। यानी कि ब्रिटेन में जो निचले सदन का अध्यक्ष होगा
वो सदन का सदस्य नहीं रहता है अनिवार्य रूप में, जबकि भारत में अनिवार्य रूप में सदस्य होता है। तो यहाँ पर 5 वर्ष से पहले अगर उसकी पदावधि को समाप्त करना है तो पहली कंडीशन होगी कि सदन का सदस्य न रहे। दूसरी कंडीशन क्या होती है? उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे। उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे दे, तब भी वो 5 वर्ष से पूर्व अपने पद को त्याग सकता है। या तीसरा है कि सदन का जो सदस्य हैं, सदस्य संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे। संकल्प प्रस्ताव पारित कर दे, तब भी उसको उसके पद से हटाया जा सकता है। लेकिन इस कंडीशन में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा, और जब उसके हटाए जाने के संकल्प प्रस्ताव पर विचार चल रहा होगा तब वो पीठासीन नहीं होगा, विचाराधीन हो। क्या विचाराधीन होगा? तो हटाने का संकल्प प्रस्ताव विचाराधीन होगा, तब ये पीठासीन नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। अब आपको ये सोचना है कि जब अध्यक्ष को हटाए जाने की बात चल रही है और वो पीठासीन भी नहीं है, तो क्या ये सामान्य तौर पर संसद की कार्यवाही में, सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है या नहीं? दूसरा, मतदान कर सकता है या नहीं? तो ये 2 चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण होंगी। तो इसमें क्या हो जाएगा कि जो स्पीकर होगा, अगर इसको हटाए जाने का प्रस्ताव चल रहा है, विचाराधीन है, तब उस कंडीशन में ये सदन की कार्यवाही में भाग लेगा या नहीं? तो सदन की कार्यवाही में भाग लेगा, और इसके साथ साथ में मतदान भी करेगा, लेकिन ये सामान्य सदस्यों की तरह, यानी कि प्रथमतः मतदान करेगा। तब निर्णायक मत नहीं देगा। बात समझ रहे होंगे कि तब निर्णायक मत नहीं देगा जब स्पीकर को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो। तो इसका मतलब हो गया कि सामान्य तौर पर जो स्पीकर होगा वो सामान्यतः मत नहीं देता है, लेकिन निर्णायक मत देता है। लेकिन अगर उसको हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है तो उस कंडीशन में ये सामान्य तौर पर मतदान करेगा, लेकिन निर्णायक मत ये नहीं देगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है कि इसको बोलने का अधिकार होगा, लेकिन ये पीठासीन नहीं होगा, और प्रथमतः तब ये मतदान कर सकेगा और निर्णायक मत नहीं देगा। इसके बाद अगर एक और महत्वपूर्ण बात करें, ये आप चाहें तो नोट में लिख सकते हैं कि लोकसभा जब भंग हो जाती है, यानी कि विघटित हो जाती है, तो उसके बाद भी तब तक ये पद पर बना रहता है जब तक कि नई लोकसभा का गठन न हो जाए और नए स्पीकर का चयन न कर लिया जाए। तो इसका मतलब है कि इसका कुल 5 वर्षों तक काम होता है। इसके पहले भी हटाया जा सकता है। कंडीशन क्या रहेगी? सदन का सदस्य न रहे। इसके अलावा अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है, और इसके अलावा क्या होगा कि संकल्प प्रस्ताव से बहुमत द्वारा सदस्य एक संकल्प प्रस्ताव पारित कर दें, लेकिन 14 दिन पहले इसको सूचना देनी होगी।
जब ऐसा विचार सदन में विचाराधीन होगा तब ये पीठासीन नहीं होगा, और पीठासीन नहीं होगा तब पीठासीन कौन होगा? तब उपाध्यक्ष आ जाएगा, और उसके बाद में ये प्रथमतः मतदान करेगा, निर्णायक मत नहीं करेगा सदन की कार्यवाही में, लेकिन भाग ले सकेगा। अब बात करते हैं कि राष्ट्रपति के काम की, उसके कर्तव्यों की, उसकी भूमिका की। तो सामान्य तौर पर जो लोकसभा होती है, इसके जितने भी काम होते हैं उन सभी कामों का संचालन जो करता है वो स्पीकर ही करता है। तो हेडिंग आपकी हो गया, आपकी हेडिंग हो जाएगी लोकसभा स्पीकर के कर्तव्य व शक्तियाँ। इसके कौन से कर्तव्य होते हैं और कौन सी शक्तियाँ होती हैं। पहले पॉइंट पर बात करते हैं कि इसको जो कर्तव्य और शक्तियाँ प्राप्त होती हैं ये कहाँ से प्राप्त होती हैं, कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो सबसे पहला तो इसको भारत के संविधान से प्राप्त होती है, संविधान से। दूसरी कहाँ से प्राप्त हो जाती है? लोकसभा के प्रक्रिया व कार्य संचालन से, और इसके अलावा जो इसको प्राप्त होती है वो संसदीय परंपराओं से प्राप्त हो जाती है, संसदीय परंपराओं से। अगर इसमें से कोई सवाल बनता है कि लोकसभा के स्पीकर को शक्तियां कहां से प्राप्त होती हैं, तो आंसर आप ये लगाएंगे। अब यहाँ पर जो इसका काम होता है, इसके काम की शुरुआत होती है लोकसभा में जितने भी प्रतिनिधि होते हैं, लोकसभा के प्रतिनिधि, पहला काम क्या हो जाएगा? लोकसभा व प्रतिनिधियों का मुखिया होता है। लोकसभा यानी कि सदन का, और उसमें जितने प्रतिनिधि होते हैं उनका यह मुखिया होता है। सदस्यों की शक्तियों के विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। सदस्यों के विशेषाधिकार का अभिभावक होता है। इसके साथ साथ में देखेंगे सदन का ये प्रवक्ता होता है, यानी कि लोकसभा का यह प्रवक्ता होता है, अपने ही सदन का प्रवक्ता होगा। इसके साथ साथ में संसदीय मामलों में अंतिम निर्णय लेता है। संसदीय मामलों में यह अंतिम निर्णय लेता है। अब इसके बाद अगर बात करते हैं तो प्राथमिक काम के रूप में जो कार्य संचालन व कार्यवाही होती है, उसके लिए अगर सदन की कार्य को चलाने के लिए, उसकी कार्यवाही को संचालित करने के लिए अगर कोई नियम और कानून बनाने की आवश्यकता होती है, तो वो काम भी कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष ही करता है।
इसके अलावा जो चौथा महत्वपूर्ण काम होता है वो होता है कोरम के अभाव में, कोरम के अभाव में सदन को, कोरम के अभाव में सदन को स्थगित करना, सदन को स्थगित करना। स्थगित करने का काम कौन करता है? तो वो होता है स्पीकर। और ये जो स्थगन होता है, जो स्थगन होता है ये कुछ समय के लिए होता है, या इसको कह सकते हैं अनिश्चित काल के लिए, कुछ समय हेतु इसको किया जाता है। दूसरा पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि कोरम कितना होता है लोकसभा के लिए, तो कोरम आप बताएंगे सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग, सदस्यों की संख्या का 1/10वां भाग, ये तो आवश्यक हो गया। और अगर ये पूछा जाए कि कोरम होता क्या है, तो सदन की कार्यवाही को, सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, सदन की कार्यवाही को संचालित करने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या, न्यूनतम सदस्य संख्या जो होती है सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं कोरम, और वो होता है 1/10। और अगर कोरम पूरा न हो तो सदन की कार्यवाही को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? तो वो होता है लोकसभा के स्पीकर का। अब दूसरा चीज़ इसमें आता है, हालांकि हम लोग इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन क्रम में हम लोग इसको एक बार फिर से पढ़ेंगे कि ये सामान्यतः मत देता है कि नहीं देता है। तो मत से संबंधित इसका मताधिकार भी आता है। तो अगर कोई भी मुद्दा आया है लोकसभा में तो उसके लिए मतदान, मतदान तो मतदान इसके लिए 2 होता है, सामान्य परिस्थितियों में, सामान्य परिस्थिति, और दूसरा होता है जब हटाने का संकल्प, हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। जब विचाराधीन होगा उस कंडीशन में प्रथमतः मतदान करेगा, प्रथमतः मतदान करेगा, परंतु निर्णायक मत नहीं देगा, निर्णायक मत नहीं देगा। लेकिन अगर सामान्य परिस्थिति है तब ये प्रथमतः मतदान नहीं करेगा, लेकिन निर्णायक मत देगा। तो ये हो गया लोकसभा के स्पीकर के मतदान से संबंधित इसकी क्या कर्तव्य होते हैं सदन में। इसके अलावा जो संयुक्त बैठक होती है, नाम आपने सुना होगा संयुक्त बैठक। तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, ये सवाल पूछा जाता है। तो वो करता है स्पीकर। संयुक्त बैठक का प्रावधान कहाँ पर है, किस आर्टिकल में है, ये अगर पूछा जाएगा
तो अनुच्छेद 108 में। और इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो स्पीकर करेगा। और इस बात का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 118 में। अनुच्छेद 118 के अनुसार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? स्पीकर करता है। ये बात आप समझते रहें। इसके बाद दो चीज़ें आप यहाँ पर और समझ लीजिए कि संयुक्त बैठक कब होती है। जब किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद हो, दोनों सदनों में मतभेद हो, तब बुलाई जाती है संयुक्त बैठक। और आहूत कौन करता है, यानी कि बुलाता कौन है? आहूत करता है राष्ट्रपति। अब दूसरा सवाल एक और कि अगर संयुक्त बैठक हो गई और स्पीकर का पद खाली है, तब कौन आएगा? तो क्रम क्या हो जाएगा? क्रम हो जाएगा इसमें स्पीकर अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, और अगर ये भी न रहे तो राज्यसभा का उपसभापति, राज्यसभा का उपसभापति, और अगर ये भी न रहे तो सदस्यों में से चुना जाएगा, यानी कि जो सदस्य होंगे उन्हीं में से इनको चुना जाएगा। तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों की संयुक्त बैठक किस वजह से होती है? तो अगर किसी विषय पर दोनों सदनों में मतभेद होता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक को बुला सकता है अनुच्छेद 108 के तहत। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? अनुच्छेद 118 के तहत स्पीकर करता है। और अगर स्पीकर का पद न हो तब भी क्या होता है? उपाध्यक्ष करेगा। उपाध्यक्ष भी ना हो तो राज्यसभा का उपसभापति करेगा। और अगर ये भी ना हो तो इसमें कौन करेगा? सदस्यों को चुना जाएगा। एक यहाँ पर महत्वपूर्ण बात आप ध्यान रखिएगा कि धन विधेयक के संदर्भ में संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं होता है। यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, धन विधेयक के संदर्भ में धन विधेयक हेतु प्रावधान नहीं है। किसका नहीं है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान धन विधेयक के संदर्भ में नहीं होता है। और अगर धन विधेयक पर अंतिम निर्णय की बात करेंगे तो धन विधेयक पर अगर अंतिम निर्णय कौन लेता है, ये सवाल पूछा जाए तो अंतिम निर्णय लेता है लोकसभा का अध्यक्ष, यानी कि स्पीकर लेता है। इतनी बातों को आप नोट कर लें, चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे की बात हम लोग फिर करते हैं। इसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष का और कौन सा काम हो जाता है? तो दल बदल के आधार पर, आपने लास्ट टाइम पर भी पढ़ा था कि अगर दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की अयोग्यता का निर्णय लेना है तो सदन का अध्यक्ष करता है निर्णय, यानी कि सदनाध्यक्ष करता है। और अगर यह बात लोकसभा के लिए है तो वो काम कौन करता है? स्पीकर करता है। यानी कि नेक्स्ट जो कर्तव्य हो जाएगा वो होता है कि 10वीं अनुसूची में 10वीं अनुसूची के
दल बदल का प्रावधान है। दल बदल के आधार पर सदस्य की अयोग्यता पर निर्णय लेने का काम कौन करता है? तो ये भी लोकसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर करता है। अब इसके बाद इसको चुनौती दी जा सकती है कि नहीं, तो इसको चुनौती न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। न्यायालय में इसके लिए चुनौती दी जा सकती है। अब इसके बाद कौन सा काम इसका होता है कि जो लोकसभा में संसदीय समितियां होती हैं। आपको पता होगा कि जो संसद है वो अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए जो उसके काम होते हैं वो अलग अलग अपनी समितियों के माध्यम से करता है। जैसे आप देखे होंगे कि अस्थाई समितियां होती हैं, कुछ तदर्थ समितियां होती हैं। अस्थाई समितियों का मतलब है कि ये हमेशा बनी रहती हैं, सामान्य तौर पर 1 साल 2 साल के लिए इनका गठन होता है, लेकिन इनको हमेशा पुनर्गठन इनका किया जाता रहता है। तो इस तरीके से कुछ समितियां होती हैं, जैसे लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति है। तो इस तरह की जितनी समितियां हैं उन समितियों के बारे में भी लोकसभा के अध्यक्ष का कुछ काम होता है। तो कौन सा काम होता है? जितने भी समितियां बनाई जाती हैं, जैसे इसमें अगर बात करेंगे तो सभापति उसका जो होगा, यानी कि संसदीय समितियों के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो सामान्य तौर पर सदनाध्यक्ष आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर आप लिखेंगे संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति ये कौन करता है? तो ये काम भी स्पीकर करता है। अभी जब आप आगे पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा। भारतीय संसदीय समूह का यह पदेन सभापति होता है। और एक चीज़ आप ये भी और समझें कि संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति तो करता ही है, लेकिन इन समितियों का पर्यवेक्षक भी कौन होता है? पर्यवेक्षक कौन होता है? स्पीकर होता है। पर्यवेक्षक भी स्पीकर होता है। तो इतनी सारी बातों को समझने के बाद जितनी भी संसदीय समितियां होंगी उनके अध्यक्षों की नियुक्ति सदन का अध्यक्ष होने के नाते स्पीकर ही करता है। और कुछ ऐसी समितियां भी होंगी जिनका ये क्या होता है? अध्यक्ष भी हो जाता है, यानी कि जो पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन स्पीकर होता है, वही उन समितियों का अध्यक्ष भी हो जाता है। अब इसके बाद 1 से 2 पॉइंट और हम लोग बात करते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है ये स्वतंत्र और निष्पक्ष होता है। तो स्वतंत्र और निष्पक्ष होने का मतलब क्या है कि किस तरीके से ये बहुत आसानी से अपने कामों को कर सकता है। हालांकि आपको ये सवाल जो ऑब्जेक्टिव टाइप के आते हैं वहाँ पर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो स्पीकर का पद है, स्पीकर का पद, लोकसभा का जो स्पीकर होता है वह स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है।
स्वतंत्र व निष्पक्ष होता है, तो इसके लिए भी कुछ प्रावधान किए गए हैं जिस वजह से क्या होता है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष हो जाता है। यानी कि पहला जो महत्वपूर्ण काम है, पहला जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि ये जो न्यायिक निर्णय होते हैं, न्यायिक निर्णय का मतलब हो गया सदन की व्यवस्था बनाए रखने के लिए इसके जो न्यायिक क्षेत्र होते हैं उससे ये बाहर होते हैं, यानी कि न्यायपालिका से बाहर होते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए, शॉर्ट में लिखते हैं, संचालन हेतु कार्य कर सकता है और इसके लिए न्यायिक क्षेत्र से बाहर होता है। न्यायिक क्षेत्र से बाहर होता है कौन? लोकसभा का स्पीकर, यानी कि न्यायपालिका का इस पर विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसके साथ साथ में अगर देखेंगे सदन अवधि तक पद धारण करता है, यानी कि तब तक यह अपने पद पर बना रहता है जब तक लोकसभा रहती है। सामान्यतः सदन की अवधि तक पद धारण करता है, और अगर इसको हटाना होता है तो आप जानते हैं कि इसके लिए विशेष प्रक्रिया होती है जो कि सदन के सदस्यों के बहुमत से इसको हटाया जा सकता है, संकल्प प्रस्ताव पारित करके, तो वो अलग है। और इसके जो वेतन और भत्ते होते हैं, वेतन व भत्ते ये संसद की संचित निधि से दिए जाते हैं, संचित निधि से दिए जाते हैं। और ये निर्णय कौन करता है कि कितना वेतन और भत्ता मिलेगा? तो ये निर्णय होता है संसद का, यानी कि लोकसभा के अध्यक्ष के वेतन और भत्तों का डिसीजन कौन लेता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष लेता है। इसके बाद जो मतदान की व्यवस्था है, किसी मुद्दे पर मतदान की व्यवस्था, ये भी इसको निष्पक्ष बनाता है। और अगर वरीयता क्रम की बात करेंगे तो वरीयता क्रम में सीजेआई के साथ, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वरीयता क्रम में लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सीजेआई के साथ, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ ये 7th पोजीशन पर रहता है। इसके अलावा देखेंगे तो उसी क्रम में प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री को छोड़कर बाकी सभी कैबिनेट मंत्रियों के यह ऊपर होता है। तो यहाँ पर आपको लोकसभा के स्पीकर से संबंधित कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये आपको जब मुख्य परीक्षा में आपको कहीं लिखने के लिए आता है कि भारतीय संविधान में वो कौन से प्रावधान हैं जो लोकसभा के अध्यक्ष के पद को निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाते हैं, तब आपको इन सारे पॉइंट्स को और एलिबोरेट करके लिखने की आवश्यकता पड़ेगी, अन्यथा इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसके साथ साथ में एक यहाँ पर उपाध्यक्ष भी होता है। अब बात करते हैं इसके अलावा जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके अलावा होता है लोकसभा का उपाध्यक्ष। लोकसभा का उपाध्यक्ष, तो लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होता है उसको कहाँ से चुना जाता है? तो सदस्यों में से ही इसको भी चुना जाता है, सदस्यों में से ही चुना जाता है। और इसके चुनाव की तारीख कौन डिसाइड करता है? चुनाव की तारीख अध्यक्ष डिसाइड करता है। इसके चुनाव की तारीख अध्यक्ष डिसाइड करता है। अब इसके बाद जो और सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं कि इसकी पदावधि कितनी होती है?
उपाध्यक्ष की पदावधि तो सामान्यतः इसकी भी वही रहती है। कितना? जब तक लोकसभा है। और इसी को सामान्यतः हम लोग मान सकते हैं 5 वर्ष के लिए। लेकिन इसके पूर्व भी अध्यक्ष को त्यागपत्र दे सकता है और इसके अलावा संकल्प प्रस्ताव से हटाया जा सकता है। बहुत सारी चीज़ों में सिमिलरिटी हैं अध्यक्ष के साथ ही, जैसे सदस्यों में से ही अध्यक्ष को भी चुनते हैं, उसको उपाध्यक्ष को भी सदस्यों में से ही चुनेंगे। चुनाव की तारीख अध्यक्ष के लिए राष्ट्रपति डिसाइड करता है और उपाध्यक्ष के लिए अध्यक्ष डिसाइड करता है। इसके अलावा पदावधि सामान्यतः इसकी जब तक लोकसभा रहती है तब तक यह रहता है और नहीं तो ये 5 वर्ष तक रहता है। और इसके अलावा यह अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है? अध्यक्ष को दे सकता है। और अध्यक्ष किसको त्यागपत्र देता है? तो उपाध्यक्ष को दे सकता है। संकल्प प्रस्ताव से इसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 14 दिन पूर्व सूचना देना होगा। इसमें भी वही बातें हैं जो बातें आपकी स्पीकर के लिए थी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुमत से संकल्प प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इसे अपने पद से हटना होता है। अब अगर बात करते हैं कि इसका काम क्या होता है, तो इसका काम जैसे आप देख रहे हैं कि अध्यक्ष इसके चुनाव की तारीख करता है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये अध्यक्ष के अंडर में काम करता है। ये रिस्पॉन्सिबल होगा किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। एक पॉइंट चाहें तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो उपाध्यक्ष होता है वो लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लोकसभा रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा के लिए ये उत्तरदायी होता है। तो इसका मतलब हो गया कि अध्यक्ष के अंडर में काम नहीं करता है, अध्यक्ष के अधीन काम नहीं करता। अब बात करते हैं कि उपाध्यक्ष का काम क्या होता है। तो उपाध्यक्ष का काम जो होता है, कार्यवाहक स्पीकर के रूप में, कार्यवाहक स्पीकर के रूप में कार्य करता है। और जब ये पीठासीन हो जाएगा यानी कि अध्यक्ष के रूप में काम करने लगेगा, तो वो सारी बातें वही अप्लाई हो जाएंगी जो अध्यक्ष के लिए होती हैं। अब इसके में अगर आप देखेंगे तो सामान्यतः जब ये कार्यवाहक होता है तो सामान्यतः ये मत नहीं देता है, लेकिन ये निर्णायक मत देता है। लेकिन अगर इसको भी हटाने की प्रक्रिया चल रही है तो ये सामान्य तौर पर मतदान कर देगा, लेकिन निर्णायक मत ये नहीं देगा। तो ये सारी बातें करीब करीब लोकसभा के अध्यक्ष के समान ही हो जाती हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने लोकसभा के बारे में इन सारी बातों को डिस्कस किया कि लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी होती है, लोकसभा की अवधि कितनी होती है, इसके अध्यक्ष क्या होते हैं, चुनाव इनका कैसे होता है, इनकी कार्य अवधि कितनी होती है, कर्तव्य कौन से होते हैं, कौन से ऐसे प्रावधान हैं जो उनको निष्पक्ष और स्वतंत्र बनाते हैं, उपाध्यक्ष क्या होता है, उसका काम क्या होता है। तो ये सारी बातों को हम लोगों ने डिस्कस किया है आज के वीडियो में। अगले वीडियो में अब हम लोग दूसरे सदन यानी कि राज्यसभा की बात करेंगे, सारी बातें डिटेल्स में पढ़ेंगे और उसी के साथ में आप देखते रहें जितना भी चीज़ें हैं। अब इस पर आधारित आपको ऑब्जेक्टिव सवालों का अभ्यास करना है और अभ्यास
अभ्यास करने के लिए आप किसी किताब को फॉलो कर सकते हैं। घटना चक्र का आप पूर्वावलोकन भी ले सकते हैं, तो उसमें आपको पर्याप्त सवाल मिल जाएंगे। यहाँ से आप प्रैक्टिस करें, आपकी परीक्षा में अच्छे सवाल आप गेन कर पाएंगे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।